नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपुल राजपूत और स्वागत है आपके अपने चैनल विपुल एजुकेशन पर। दोस्तों, वैदिक सभ्यता का पार्ट नंबर 3 आपके सामने लेके उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले हमने जो पार्ट नंबर 1 और 2 बना दिए हैं। पहले में सामान्य परिचय और दूसरे में कल हमने वैदिक सभ्यता के राजनीतिक जीवन पर चर्चा की थी। आज दोस्तों हम वैदिक सभ्यता के सामाजिक और आर्थिक दोनों जीवनों पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों क्षमा चाहता हूँ, आज जो है वीडियो डालने में थोड़ा लेट हुआ है, किसी कारणवश आज वीडियो थोड़ा लेट हो रहा है, इसके लिए क्षमा करें। तो देखो, सामाजिक जीवन का चर्चा करते हैं। तो वैदिक सभ्यता का सामाजिक जीवन की चर्चा करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो सामाजिक जीवन है, जब आपने सिंधु सभ्यता पढ़ी थी तो सिंधु सभ्यता में जो परिवार थे वो मातृशतात्मक थे, लेकिन वैदिक सभ्यता में परिवार का रूप कैसा था? पितृशतात्मक, यानी यहाँ पर पितृशतात्मक व्यवस्था थी। वैदिक सभ्यता में क्या थी? पितृशतात्मक व्यवस्था थी। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है, पितृशतात्मक व्यवस्था थी। और आपको क्या ध्यान रखना है, जो इसके अंदर पितृशतात्मक व्यवस्था, और एक आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है सामाजिक जीवन, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ण व्यवस्था थी, यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है मिलता है, यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। और ये जो वर्ण व्यवस्था है दोस्तों इस प्रकार थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह वर्ण व्यवस्था का क्रम था। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका क्रम था। और एक आपको ध्यान रखना है, ये जो वर्ण व्यवस्था थी दोस्तों ये कर्म आधारित थी। बाद में उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित हो जाती है, लेकिन ये व्यवस्था दोस्तों कर्म आधारित थी। यानी कर्म के आधार पर ये माना जाता था कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र। ये कर्म आधारित व्यवस्था थी। एक आपको ध्यान रखना है, नारियों का सम्मान था। नारियों का सम्मान दिया जाता था, यानी नारियों को बहुत सम्मान दिया जाता था। नारियों को सम्मान दिया जाता था। एक आपको ध्यान रखना है, एक कवि का कथन है ऋग्वेद में लिखा कि मैं एक कवि हूं, मेरे पिता एक वैद्य हैं और मेरी माता एक अन्न पीसने वाली गृहिणी है। एक अन्न पीसने वाली है। दोस्तों ये जो है ये वर्ण व्यवस्था के कर्म आधारित जो था उसके आधार पर कहा गया कि मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता एक वैद्य है और मेरी माता क्या है? एक अन्न पीसने वाली है। यानी ये वर्ण व्यवस्था के ऊपर कहा गया था कि वर्ण व्यवस्था उस समय कर्म आधारित थी, इसलिए ऐसी व्यवस्था थी। तो आपको ध्यान रखना है, सामाजिक जीवन में पितृशतात्मक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख 10वें मंडल में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कर्म आधारित व्यवस्था, नारियों को सम्मान दिया जाता था। कवि का कथन, मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता एक वैद्य हैं और मेरी माता अन्न पीसने वाली है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, इसके विवाह के जो ऋग्वेदिक काल में विवाह कैसे होते थे इसका भी वर्णन आपको 10वें मंडल में मिलता है। 10वें मंडल में। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में यह वर्णन है। पुरुष सूक्त भी आपको नाम याद रखना है, पुरुष सूक्त में ये वर्णन है। विवाह जो है 10वें मंडल में है। इसमें आपको ध्यान रखना है, एक तो उस समय बाल विवाह नहीं होते थे। बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, यानी ये तीनों चीजें नहीं थी, न तो बाल विवाह था, न सती प्रथा थी, न पर्दा प्रथा थी। इसके अलावा 16 से 17 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया जाता था। विवाह की लगभग आयु 16 से 17 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया जाता था। और इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, नियोग जो प्रथा है, नियोग प्रथा का भी प्रचलन था। नियोग प्रथा का प्रचलन था। नियोग प्रथा का प्रचलन इसमें था। इसलिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर विवाह के 2 प्रकार बताए गए हैं। एक तो अनुलोम विवाह, जहां पर अनुलोम विवाह में क्या होता था दोस्तों, अनुलोम जो विवाह है यहाँ पर उच्च कुल की पुरुष, उच्च कुल का पुरुष और निम्न कुल की महिला का विवाह तो कहलाता था अनुलोम विवाह। निम्न कुल की महिला। और प्रतिलोम विवाह था दोस्तों, प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह होता था दोस्तों, उच्च
जो कुल है इसका उच्च कुल की महिला होती थी दोस्तों, और यहाँ पर निम्न कुल का पुरुष होता था। ये आपको ध्यान रखना है ये इसके अंदर। तो ये पूरा का पूरा क्या है, सामाजिक जीवन है। आगे देखो दोस्तों, इसमें सामाजिक जीवन में आगे चर्चा करते हैं। तो इसमें 2-3 शब्द जो है आपको ध्यान में रख लेने हैं कि इन शब्दों का क्या अर्थ होगा। जैसे दोस्तों एक तो शब्द है वहतु। वहतु शब्द है, इसका मतलब कन्या को विवाह के समय दिया जाने वाला उपहार। कन्या को विवाह के समय दिया जाने वाला उपहार। विवाह के समय दिया जाने वाला उपहार कहलाता था दोस्तों वहतु। इसको हमें वहतु कहते थे। इसके अलावा आप बात करोगे तो अमाजू। अमाजू कहते थे आजीवन कुंवारी। आजीवन मतलब जो विवाह नहीं करती थी, आजीवन अविवाहित रहने वाली जो महिला या कन्या होती थी, कन्या आजीवन अविवाहित कन्या को कहते थे। क्षेत्रज कहते थे दोस्तों नियोग प्रथा से उत्पन्न पुत्र को। नियोग प्रथा से उत्पन्न पुत्र को क्षेत्रज कहते थे। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों शिक्षा की, उस समय की शिक्षा में बात करें तो एक तो गुरुकुल शिक्षा की प्रचलन था, यानी गुरु जो है मौखिक रूप से शिक्षा देता था। गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी उस समय, और ये थी मौखिक शिक्षा, यानी गुरु जो है वो मौखिक रूप से ज्ञान प्रदान करता था, यानी लिखित रूप नहीं था। जो गुरु बताते थे शिष्य उसको उसी प्रकार मौखिक याद करते थे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो शिक्षा की शुरुआत है ये उपनयन संस्कार से होती थी। उपनयन संस्कार से शुरुआत होती थी शिक्षा की, और उस समय उपनयन संस्कार का जो अधिकार है वो द्विज को होता था, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को होता था, और महिलाओं को भी उस समय उपनयन का अधिकार प्राप्त था, यानी महिलाएं भी उस समय उपनयन संस्कार करवाती थी, यानी उस समय जनेऊ पहनती थी। इसके अलावा ऋग्वेद के 8वें मंडल में कुछ विदुषी महिलाओं का वर्णन मिला है। 8वें मंडल में विदुषी महिलाओं का वर्णन मिला, जिसमें है लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, इसके अलावा सती, विशंबरा, इस प्रकार कई विद्वान विदुषी महिलाओं का 8वें मंडल में उल्लेख मिलता है जो ऋग्वेदिक काल की विदुषी महिलाएं थी। इसके बाद देखो दस्यु वर्ग, यानी दस्यु वर्ग का भी यहाँ वर्णन मिलता है। दस्यु वर्ग को क्या कहा जाता था दोस्तों, उसमें अदेव्य यानी वैदिक देवताओं को न मानने वाला, अब्राह्मण यानी वेदों को न मानने वाला, इसके अलावा अयज्ञवान यानी यज्ञों को न मानने वाला, ये सब प्रयोग दस्यु वर्ग के लिए किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर दास प्रथा का भी प्रचलन मिलता है दोस्तों। दास प्रथा का प्रचलन भी इस समय मिलता है। दास प्रथा का प्रचलन भी मिलता है। तो आपको ध्यान रखना, वहतु तो कन्या के समय विवाह के समय दिया जाने वाला उपहार था। अमाजु आजीवन जो अविवाहित कन्या थी उसको अमाजु कहते थे। नियोग प्रथा से उत्पन्न पुत्र को क्षत्रज कहते थे। शिक्षा उस समय गुरुकुलों में दी जाती थी। इसके अलावा मौखिक शिक्षा थी। उपनयन संस्कार से शिक्षा की शुरुआत होती थी। द्विज जो है उपनयन संस्कार के अधिकारी होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और महिलाओं को भी जनेऊ पहनने का अधिकार था। इसके अलावा 8वें मंडल में कुछ विदुषी महिलाएं लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, शची, विशंबरा, इनका उल्लेख मिलता है। दस्यु वर्ग का उल्लेख मिलता है, जिसे देवताओं को न मानने वाला, यज्ञों को न मानने वाला, वेदों को न मानने वाला कहा गया। इसके अलावा दास प्रथा का प्रचलन था। अब दोस्तों इसका देखो आर्थिक जीवन और पढ़ लेते हैं। आर्थिक जीवन की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आर्थिक जीवन में ये बात है कि ऋग्वेद कालीन में जो आर्य थे इनका आर्थिक जीवन था, ये दो मुख्य आधार थे। आर्थिक जीवन के लिए दो मुख्य आधार थे। एक तो दोस्तों था पशुपालन और एक मुख्य आधार था दोस्तों कृषि। ये दो इनके मुख्य आधार थे, यानी पशुपालन भी करते थे और कृषि। पशुपालन की जब हम बात करेंगे दोस्तों, गाय जो है इनका मुख्य आर्थिक आधार था। गाय इनका मुख्य आर्थिक आधार था। आर्यों का मुख्य आर्थिक आधार गाय था।
मुख्य आर्थिक आधार था। इसके अलावा हम बात करें तो गाय के लिए बहुत सारे युद्ध हुए हैं, गाय के लिए बहुत युद्ध हुए हैं, बहुत युद्ध हुए थे उसमें। इसके अलावा गाय को जो है अष्टकर्ण यानी न मारने योग्य और अबंधा यानी बंधन से रहित कहा गया है, बंधन से रहित बताया गया। इसके अलावा एक जो है गविष्टि जो शब्द है, इसको युद्ध का प्राय माना जाता था। गविष्टि शब्द को युद्ध का प्राय माना गया है, यानी गविष्टि शब्द क्या था, युद्ध का प्राय था। इसके अलावा दोस्तों गाय जो है, गाय आपके घोड़े जो इनका बहुउपयोगी पशु था, घोड़ा इनका बहुउपयोगी पशु था। इसके अलावा बैल, बकरी, हाथी, ऊंट, भेड़ और कुत्ते से परिचित थे, यानी कुत्ते से ये परिचित थे। लेकिन ऋग्वेद काल में शेर या बाघ का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता, शेर या व्याघ्र का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता। ये आपको ध्यान रखना है कि इनका गाय जो इनका मुख्य आर्थिक आधार था। गाय के लिए बहुत सारे युद्ध हुए थे। अष्टकर्ण यानी न मारने योग्य गाय को बताया गया है, बंधन से रहित बताया गया है। इसके अलावा गविष्टि शब्द जो है उस समय युद्ध घबराया था। गाय, घोड़े, बैल, बकरी, हाथी, ऊंट, भेड़ और कुत्ते से ये लोग परिचित थे, लेकिन शेर या व्याघ्र का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं मिलता। कृषि की बात कर लेते हैं तो कृषि में देखो इन्होंने अंतिम समय में, जो ऋग्वेद काल का अंतिम समय है, उस समय इन्होंने कृषि प्रारंभ की थी। चौथा जो ऋग्वेद का मंडल है उसमें कृषि क्रियाओं का उल्लेख मिलता है, कृषि क्रियाओं का उल्लेख चौथे मंडल में मिलता है। इसके अलावा हम बात कर लें तो इनका जो प्रथम कृषि करता है, प्रथम कृषि या प्रथम कृषक कह दिया होगा, वो थे अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमारों ने सर्वप्रथम कृषि की थी। इसके अलावा बात कर ले तो इन्होंने एकमात्र अन्न बोया था दोस्तों, जो जिसे कहते हैं यव, यानी जो इन्होंने बोया था। इनका जो कृषि यंत्र है उसका नाम है फाल दोस्तों, फाल नामक कृषि यंत्र का ये लोग प्रयोग करते थे। तो यह आपको कृषि में ध्यान रखना है कि अंतिम समय उन्होंने कृषि की थी। चौथे मंडल में, ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि कार्य वर्णन मिलता है। प्राथमिक कृषक कहें इनका तो अश्विनी कुमार ने सबसे पहले खेती की, एकमात्र यव या जो यहाँ बोलते थे, और कृषि यंत्र था फाल। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने ऋग्वेदिक काल के सामाजिक और आर्थिक दोनों जीवनों पर चर्चा कर ली। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहे, स्वस्थ रहें।